हम देखेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 95 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है ऑक्सीजन उसे मिलने के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि ह्यूमन। तो उसका आंसर है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन पोजेस होता है कॉम्प्लेक्स बॉडी में, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन रहता है, वो स्पेशलाइज सेल रहता है उस पर और टिश्यू रहता है परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बॉडी में, जैसे कि फूड अंदर लेना, ऑक्सीजन लेना। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर सेल्स आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट है, तभी डिफ्यूजन मीट नहीं करता ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट से। Then next question is what criteria do we use to decide whether something is alive। मतलब कौन सा क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं कि बताने के लिए कि इंसान जिंदा है कि नहीं। ठीक है, तो any visible movement such as walking, breathing or growing is generally used to decide whether something is alive or not. However, a living organisms can also have movement which are not visible to naked eye. Therefore, the presence of life processes is a fundamental criteria that can be used to decide whether something is alive or not. So next question, what are outside raw materials used for by an organisms। तो इसका आंसर देखते हैं। So answer is an organism uses outside raw materials mostly in the form of food and oxygen. The raw materials were varied The raw materials required by an organism can be quite varied depending on the complexity of the organisms and its environment. The next question is, what presence would you consider essential for maintaining life? The life process such as nutrition, respiration, transportation, excretion, etc. are essential for maintaining life। मतलब कि ये 4 प्रोसेस ज़रूरी रहता है लाइफ मेंटेन करने के लिए। अब देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 101 के सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, दिस इज द 5 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आप नोट से देख लेना क्योंकि मैंने नोट्स में ज़्यादा पॉइंट्स में बताया है और इस पर सिर्फ 4 पॉइंट्स है, तो आप नोट से देख लेना। हम तब तक अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो 3 पॉइंट्स में लिखेंगे। सो फर्स्ट इज रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, देन वाटर इज absorbed फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट्स, sunlight an important component to manufacture food is absorbed by the chlorophyll and other green plants of the plants। Then question number 3, what is the role of acid in our stomach। एसिड का क्या रोल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है हमारे स्टमक में जो डिवाइड करता है, डिसॉल्व करता है खाना जो हम खाते हैं उसको एसिडिक मीडियम में उसको क्रिएट करता है, और एसिडिक मीडियम एंजाइम क्रिएट करता है, पेप्सिन क्रिएट करता है या उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है। डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज एमिलेज, लिपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा हेल्प इन द breaking down of complex food particles with simple ones. These simple particles can be easily absorbed by the blood and transported to all cells of the body. Then question number 5, how is small intestine designed to absorb digested food? The small intestine has millions of tiny fingers like projection called villi. The villi increase the surface area for more efficient food absorption. Within these villi, many blood vessels are present in the digested food and carry it to the bloodstream. From the bloodstream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body। अब देखते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन 105 के आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन 105 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स डज द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स have with regard to obtaining oxygen for respiration।
तो इसका आंसर है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर whereas aquatic animals need to utilize oxygen present in the water. Air contain more oxygen as compared to in water. Air contains more oxygen. ठीक है, since the content of O2 in the air is high, the terrestrial animals do not have to breathe faster to get more oxygen. Therefore, unlike aquatic animals, terrestrial animals do not have to show various adaptation for better gaseous exchange. Next question है, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various adaptation for better gaseous exchange? तो ग्लूकोज पहले ब्रोक डाउन होता है सेल में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है, उसको कहते हैं पायरुवेट. तो पायरुवेट फर्दर ब्रोक डाउन होता है डिफरेंट वेज में जो एनर्जी प्रोवाइड करती है. ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है बाय डिफरेंट पैथवेज से जो इलस्ट्रेटेड होता है आर एस फॉलोज. सो देखो ये मैंने टेबल बनाया, ग्लूकोज देन पायरुवेट प्लस एनर्जी. ठीक है, तो पहले ईस्ट में इथोनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और ह्यूमन मसल सेल में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तो ये आपको आंसर लिखने के साथ साथ ऐसे टेबल भी बना के दिखाना है ताकि मैम आपका खुश हो देख के और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे, क्योंकि बायो साइंस में जितना भी आप टेबल बना के लिखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे वो पेपर में हो, चाहे नोट्स बनाते टाइम हो, चाहे फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में हो. ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है, इन ईस्टर्न ह्यूमन मसल्स cells the breakdown of pyruvate occurs in the absence of oxygen, which is mitochondria. The breakdown of pyruvate occurs in the presence of oxygen. Then how is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को सारे बॉडी सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू. ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन का पिगमेंट वो ब्लड से अटैच हो जाता है और वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पैदा करता है, वो ऑब्टेन करता है ब्रीदिंग से. ठीक है, इट दस फॉर्म ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फॉर्म करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे बॉडी सेल्स पे. ठीक है, हार्ट के थ्रू O2 के साथ. ठीक है, बॉडी सेल्स को ब्लड टेक करता है CO2 पे. ठीक है, विच इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर, जो एंड प्रोडक्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन का. फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है ब्लड. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, डीऑक्सीजनेट ब्लड बन जाता है ब्लड. फिर हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो लेस एफिनेटली होने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्ट करता है, डिजॉल्व करता है. ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है लंग्स में एल्वेओली और टेक करता है O2 और उसको रिटर्न कर देता है वापस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? सो इसका आंसर है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द capillaries that surrounded the alveoli and the gases present in the alveoli. Thus, alveoli are the site for exchange of gases. Lungs get filled up with air during the process of inhalation, or ribs are lifted up and diaphragm is flattened. ठीक है, फिर एयर रस्ट होता रहता है, लंग्स के अंदर फील होता है, न्यूमरस एल्वेओली प्रेजेंट रहता है लंग्स में. ठीक है, सारे लंग्स कंटेन करते हैं 300 to 350 मिलियन एल्वेओली. ठीक है, वो न्यूमरस एल्वेओली इंक्रीज रहता है सरफेस एरिया में गैसियस एक्सचेंज के लिए, और फिर प्रोसेस करता है रेस्पिरेशन एफिशिएंट होके. आप देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 110 के सॉल्यूशंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स? What are the functions of these components? ठीक है, तो आंसर इज द मेन components of the transported system
इन ह्यूमन बींग्स आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. फर्स्ट पॉइंट है हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. इट रिसीव्स deoxygenated blood from the various body parts and sends it impure blood to the lungs for oxygenation. Then second point, being a fluid connective tissue, blood helps in the transport of oxygen, nutrition, carbon dioxide and nitrogenous waste. ठीक है. Then blood vessels like arteries, veins and capillaries carry blood either away from the heart to various organs or from various organs back to the heart. ठीक है. Then next question है why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? इसका आंसर है warm-blooded animals such as birds and mammals maintain a constant body temperature by cooling themselves when they are in the hotter environment by warming their bodies when they are in a cooler environment. ठीक है, मतलब कि वार्म ब्लड एनिमल्स जिसका रहता है जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स वो मेंटेन करते हैं अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कूलिंग करने में अपने आप को जब वो खड़े रहते हैं किसी गर्म जगह में गर्म एरिया पे खड़े रहते हैं तब. ठीक है, और फिर वार्म करते हैं अपने आप को जब कूलर एनवायरनमेंट रहता है तब. उल्टा करते हैं लोग, गर्म में अपने शरीर को ठंडा करते हैं और ठंड में अपने आप को गर्म करते हैं. ठीक है, तब Hence these are animals require more oxygen. तो ऐसे एनिमल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो फिर ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एनर्जी मेंटेन करने के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर को. ठीक है, वो नेसेसरी रहता है सेपरेट करना है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. सर्कुलेटरी सिस्टम एफिशिएंट करता है और मेंटेन करता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम is highly organized plants. तो आंसर है in highly organized plants there are two different types of conducting tissues, xylem and phloem. Xylem conducts water and minerals obtained from the soil via root to the rest of the plants, and phloem transport food materials from the leaves to different parts of the plant body. अब next देखते हैं. Next question is how are water and minerals transported in the plants? Water and minerals transport कैसे होते हैं plants में? तो xylem के components, xylem tissue के components, ठीक है, vessels और एक और रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में इंटरकनेक्ट होते हैं कंटिन्यूस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, वाटर कंडक्टिंग के लिए चैनल दैट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो रीच करता है सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को. ठीक है. ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर, ट्रांसपिरेशन क्रिएट करता है सक्शन प्रेशर एक तो, और उसका रिजल्ट क्या होता है जो वाटर फोर्स हो जाता है जाइलम सेल को रूट्स के अंदर फोर्स करता है कि वाटर को जाने के लिए. ठीक है, और वो स्टीडी मूवमेंट रहता है वाटर का रूट्स पे, और जाइलम जो है प्लांट पार्ट्स पे चला जाता है, इंटरकनेक्टेड होता है और वाटर कंडक्टिंग चैनल फिर कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में? तो आंसर इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स में. ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP. As a result of these, the osmotic pressure in the tissue increases, causing water to move into it. This pressure moves the materials is used phloem to the tissue which have less pressure. This is helpful in being materials according to the needs of the plants. Like for example, the food materials such as saucer transported into the phloem tissue using ATP energy. हम नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन 1012 के आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसको
फंक्शन बताना है उसका और डिस्क्राइब करना है। तो नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है वो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है किडनी के, ठीक है, जो एक किडनी पोजेस करती है लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन, ठीक है। और उस पर मेन कंपोनेंट्स क्या है नेफ्रॉन्स का, वो है ग्लोमेरुल्स, बोमैन्स कैप्सूल एंड अ लॉन्ग रेनल ट्यूबल। तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, उसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ये। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी which branches into many capillaries associated with the glomerulus, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसपोर्टेड इन नेफ्रॉन एट बोमैन्स कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं, मैंने 6 लिख दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैल्शियम ट्यूबल रहता है, जैसे सब्सटेंस अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स आर सेलेक्टिवली reabsorbed or unwanted molecules are added to the urine. The filtrate moves down into the loop of Henle where most water is absorbed. Henle. Then from here the filtration moves upwards into the distal air tubule and finally to the collecting duct. Collecting duct collect urine from many nephrons. Then the urine formed in each kidney enters a long tube called ureter. From ureter it gets transported to the urinary bladder and then into the urethra. And next question is, what are the methods used by plants to get rid of excretory products? Plants get rid of water by transpiration. Waste materials may be stored in the cell vacuole or as gum or and resin, especially in old xylem. It is also stored in the leaves that later fall off. Then last question, how is the amount of urine produced regulated? So amount of urine produced depends on the amount of excess water and dissolved waste present in the body. Some other factors such as habit of an organism and hormones such as antidiuretic hormone ADH also regulates the amount of urine produced. तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ आया होगा। आप मेरे नोट्स वाले वीडियोस देखेंगे तो आप अपने से ही आंसर्स बना सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे आंसर्स का वीडियो बना दिया है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए थैंक यू।